तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। और हम फिर से वही सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पे हमने अध्याय 2 पढ़ लिए थे बीए सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, तो सेकेंड ईयर का 2 अध्याय हमने कर लिए थे हिस्ट्री के पहले पेपर के लिए, और आज हम तीसरा अध्याय करने जा रहे हैं जो है दिल्ली सल्तनत काल। ठीक है, और इसके जो नोट्स है वो अब जल्द ही उपलब्ध होने वाले हैं। हो सकता है अगर आप वीडियो बहुत ही बाद में देख रहे हैं तो इसके नोट्स की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेज कर लेना। मात्र बहुत ही कम कीमत में मैंने रखने की कोशिश की है। ठीक है, फिर चलिए शुरू करते हैं आज का जो ये लेसन है, वो शुरू करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत काल की हम बात करते हैं तो हमें पहले के अध्याय में हमने पढ़ लिया, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता का आगमन है वो पढ़ लिया था, और इतिहास के जो स्रोत है, मध्यकालीन इतिहास के स्रोत, उनके बारे में पढ़ लिया था कि हमें जो भी हम ये अभी पढ़ रहे हैं उनकी जानकारी हमें किन किन स्रोतों से मिलती है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। और फिर हमने पिछला चैप्टर पढ़ा पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। ठीक है, तो पृथ्वीराज तृतीय का जो चीज़ें थी वो भी हमने सारी देख ली थी। तो अब हम सल्तनत काल की तरफ बढ़ते हैं। तो सल्तनत काल जो है वो लगभग 1200 से लेकर, वैसे तो 1206 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, मगर इसको आप 1200 से लेकर लगभग जब तक मुगल सत्ता स्थापित हुई तब तक, यानी कि 1526 तक इसको माना जा सकता है। लगभग ये लगभग में है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो 1200 से लेकर 1526 तक, जब तक बाबर नहीं आए तब तक दिल्ली सल्तनत काल कहलाता है। ठीक है, और जब दिल्ली सल्तनत काल चल रहा था तो इसमें 4 वंशों ने राज किया, यानी कि 4 वंश आए और चारों ने यहाँ पे राज किया। तो कौन कौन से वंश थे यहाँ पे देखिए। तो इन 4 वंशों का जो भी राज था उनको हम क्या कहते हैं, सल्तनत काल कहते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में यहाँ पे आप पाई चार्ट समझ सकते हैं कौन कौन से वंश हुए थे। तो सबसे पहले इन्होंने राज किया गुलाम वंश ने। ठीक है, गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश। इनका क्रम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किस वंश ने शासन किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इनका क्रम हो सकता है आपको याद ना रहे, आपके जो सेकेंड ईयर है इसमें आपको याद रखने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मगर आपको इनका नाम तो आपको कम से कम याद होना चाहिए कि सल्तनत काल के अंदर गुलाम वंश ने शासन किया, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इन 5 वंशों ने प्रमुख रूप से शासन किया। ठीक है, तो अब हम इनके जो प्रमुख के जो महत्वपूर्ण जो शासक हुए जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं वही देखने वाले हैं। वैसे तो ये बहुत सारे शासक हुए थे मगर हमको सबको नहीं पढ़ना है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और इन्हीं में से मैं आपको आज के जो चैप्टर है उनमें से देखिए, यहाँ पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इस वाला हम टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद यहाँ पे जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का था सबसे पहले। इस चार्ट को आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, तो गुलाम वंश का सबसे पहला शासन है यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, और इसी ने सल्तनत काल की नींव भारत के अंदर रखी थी। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, इसको हमको पढ़ना नहीं है, और इसके बाद में इल्तुतमिश। ठीक है, इसके बाद में रजिया सुल्तान, ये सारी चीज़ हम जब जब आगे एक लेसन आएगा तो उसके हिसाब से हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, सारा कुछ आपको मैं नहीं कचरा पढ़ाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछ जाता है वही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये चार्ट आप आराम से समझ सकते हैं कि गुलाम वंश के जो शासक हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद में इनके गुलाम, इस वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, और इसका ये जो इल्तुतमिश है वो इसका गुलाम था। ठीक है, तो ये एक दूसरे के दास थे, गुलाम थे, तो इसलिए ये वंश है गुलाम वंश का नाम पड़ गया था। ठीक है, और गुलाम वंश का जो आखिरी शासक था वो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कैकुबाद और क्यूमर्स। ठीक है, क्यूमर्स है, इसको यहाँ से हटाकर इसने जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है उसने यहाँ पे सत्ता स्थापित कर दी और खिलजी वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कौन सा शासन कब आया, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, या ज़्यादा दिमाग पर लोड जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको केवल इनका नाम याद रखना है, और शासक है उनसे तो प्रश्न आपसे डायरेक्ट ही पूछ जाएगा। जैसे इल्तुतमिश के बारे में वो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि उसकी ये योजना क्या, उसकी वो योजना क्या। ठीक है, तो इस प्रकार। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले चैप्टर इस सल्तनत काल के अंदर जो सबसे पहला शासक है गुलाम वंश के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, तो देखिए गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है यानी इसने कब से शासन किया, तो 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा दिल्ली सल्तनत के अंदर। ठीक है, तो इस वंश के सुल्तान प्राय गुलाम और दास थे, अतः वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत के अंदर आया था। तो मोहम्मद गौरी तो क्या करता था, वो केवल यहाँ पे जीत के चला जाता था और वो वापस इस ये सारी जो सत्ता होती थी इसको अपने गुलामों को सौंप के चला जाता था। तो मोहम्मद गौरी का सबसे खास गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसकी मौत के बाद में जो इसी ने है जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा राज किया और सल्तनत काल गुलाम वंश का जो है आप कह सकते हैं विस्तार किया। ठीक, तो अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे जो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था मैंने आपको बता दिया, और ये उसी के साथ आया था, उसका सेनापति आप मान सकते हैं।
बचपन में उसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुफ़ी ने खरीदा। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये जब छोटा था तो काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुफ़ी ने खरीदा और इसको मतलब शस्त्र विद्या और ये सारी शिक्षा वगैरह इसको दी। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और उसे कालांतर में गौरी को बेच दिया। तो ये जो शासक हुआ करते थे सल्तनत काल में, वो क्या करते थे, जो बढ़िया दास होते थे उनको खरीद लेते थे बाजार के अंदर, ठीक है। दास प्रथा बहुत ज़्यादा मौजूद थी। तो उसी सिलसिले में उसने क्या किया, जो मोहम्मद गौरी था उसने ऐबक को खरीद लिया था, ठीक है, इसे कुफी से, ठीक है। तो ऐबक कुरान पढ़ता था, अतः वह कुरान खुआ नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। कुरान खुआ 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। कुरान खुआ कई बार डीपली प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में हम देखते हैं कि ये प्रश्न पता नहीं कहाँ से आया है, सीरीज में तो मिलते ही नहीं ऐसे प्रश्न। तो इसलिए ये छोटे छोटे बिंदु आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ऐबक कुरान पढ़ता था, अतः उसको कुरान खुआ नाम से वो जाना जाने लग गया, ठीक। फिर मोहम्मद गौरी ने ऐबक को अमीर आखुर शाही घुड़सवार का अधिकारी नियुक्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि अमीर आखुर का क्या मतलब होता है, ऐसा प्रश्न बनता है। और ये लघुत्रात्मक में ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं कि अमीर आखुर के बारे में टिप्पणी लिखे। तो अमीर आखुर का मतलब है शाही घुड़साल का अधिकारी, ठीक है। ये उस समय बहुत ही ज़्यादा बड़ा पद माना जाता था उस समय सल्तनत काल के अंदर। तो उसको इसने नियुक्त कर दिया ऐबक को। कुतुबुद्दीन सदैव गौरी के साथ रहता था और उसके साम्राज्य विस्तार का वास्तविक रूप उसने ही दिया। तो जो गौरी था वो तो क्या करता, लड़ाइयों में बिजी रहता था और वो सब पूरे भारत पर और भारत के अलावा बहुत सारे जो देश थे उस पर कब्जा करता रहता था। तो उसको तो टाइम मिलता नहीं था कि वो अपनी सत्ता संभाल सके जो जीते हुए देश थे। तो जो मोहम्मद गौरी का दास था कुतुबुद्दीन, वो वास्तविक रूप से सत्ता संभालता था। उसके बाद 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का साथ दिया। किसने? ऐबक ने। वस्तुतः गौरी की सैनिक योजनाओं को मूर्त रूप ऐबक ने ही दिया, यानी कि वास्तविक जो चीज़ें करता था वो ऐबक ही करता था। इसलिए भारतीय तुर्क अधिकारी से ही अपना प्रधान मानने लगे, यानी भारतीय जो तुर्क थे वो इसको अपना प्रधान मानने लगे थे, क्योंकि यही सारी योजना वगैरह बनाने लग गया था। क्योंकि गौरी सदैव ही मध्य एशिया की राजनीति में उलझा रहता था और ये यहाँ पे जो है शासन करता। फिर आगे देखिए, ऐबक का राज्याभिषेक 25 जून। फिर उसके बाद ऐबक का राज्याभिषेक की तारीख आपको याद नहीं रखनी, ये याद रखना कि 1206 में ये राजा बना, ठीक है। तो 1206 में इसका राज्याभिषेक हुआ लाहौर में। ये मतलब पहले भारत में लाहौर था, तो ये अखंड भारत, तो लाहौर ही उसकी राजधानी थी। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी ने ऐबक को विजित प्रदेशों का प्रबंध नियुक्त किया। इन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऐबक ने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपनी जो है मुख्यालय बनाया, राजधानी आप कह सकते हैं। आरंभ में ऐबक की स्थिति केवल मलिक और सिपह सालार का पद रहा था। तो बाद में जैसे जैसे ये मतलब इसने अपनी योग्यता का परिचय दिया तो गौरी इससे खुश होने लगा और इसको बड़ा पद देने लग गया। तो 1208 में गौरी के जो भतीजे थे गयासुद्दीन मोहम्मद को ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर सुल्तान की उपाधि प्रदान की। गौरी का भतीजा था गयासुद्दीन मोहम्मद, उसने इसको सुल्तान की उपाधि धारण करवा दी, यानी इसको राजा बनवा दिया। ऐबक को भारत में तुर्क की राज्य का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स। अपनी दानशीलता के कारण वह लाख बख्श का मतलब लाखों का दान करने वाला, यानी बहुत ही ज़्यादा दानशील था, दानवीर था। कौन? ये कुतुबुद्दीन ऐबक। यह प्रश्न बन सकता है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। वह पील बख्श यानी हाथियों का दान करने वाला, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। नाम से विख्यात था। हसन निजामी और फरमुद्दीन उसके दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे। हालांकि हसन निजामी का प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि हसन निजामी किसके दरबारी थे या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारियों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखने छोटे छोटे पॉइंट्स। उसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया और कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से रखा गया, ठीक। किसने निर्माण कराया कुतुब मीनार का? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसके साथ ही जो ढाई का झोंपड़ा था और जो भारत की प्रथम जो मस्जिद थी कुवैत उल इस्लाम, वो भी पृथ्वीराज तृतीय के जो किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर इसने निर्माण करवाई। यानी कि जो भारत की पहली जो मस्जिद है वो कुवैत उल इस्लाम, वो ऐबक ने ही निर्माण करवाई। और उसके बाद में अजमेर के अंदर 2.5 का झोंपड़ा, ठीक है, ये विग्रहराज विशलदेव चतुर्थ के द्वारा जो एक विश्वविद्यालय था संस्कृत का, उसके स्थान पर उसको तोड़कर उसने 2.5 का झोंपड़ा बना दिया था, ठीक है, जो अजमेर में। बहुत प्रश्न इसके पूछ जाते हैं। फिर है जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। यानी कि जो भारत के अंदर जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी प्राचीन समय की, उसको तोड़ने वाला कौन था? वो था बख्तियार खिलजी, जो इसका सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक का। फिर इसकी मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। किसकी मृत्यु? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ये खेल रहा था घोड़े पे चौगान और ये गिरकर मर गया, ठीक। इसका मकबरा लाहौर में है। ये तो ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत बार पूछे जाते हैं। आपको तो ये राइटिंग वाले हैं तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने, ठीक है, कि जिसने भारत की ये आपको पूछा जा सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। जैसे अगला ही प्रश्न आ गया, ठीक। ये देखिए प्रश्न आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यों का मूल्यांकन करें सेनापति और प्रशासक के रूप में। तो यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं कि उसने ये किया वो किया, ठीक, कौन सा युद्ध जीते, ठीक।
फिर यहाँ पे जो मैंने केवल हाईलाइट कर रखे हैं जो मेन पॉइंट, वही आपको देख लेने हैं, ठीक है। मैं आपको ये पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे वर्णित कर दिए हैं पीडीएफ में, आप इसको सारे से, या फिर सीरीज अगर आप पढ़ते हैं तो ये सारे पॉइंट उसमें भी दे रखे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको कचरा नहीं पढ़ाने वाला, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने पढ़ा दी। अब हम आगे जो वीडियो है उसमें इल्तुतमिश का जो टॉपिक है वो देखेंगे हम, सारी सीरीज़ के अंदर जो जो भी टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।